यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन चेक कर ही लिया होगा। फीमेल सुपरवाइजर का रूल बुक यहाँ पर आ चुका है, विज्ञापन ऑलरेडी आ चुका था, आज आपका रूल बुक भी आ चुका है, जिसमें जो सिलेबस है सेम एज इट इज़ जैसा 2017 में था एज इट इज़ है। ठीक है, तो हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं है, बस अब समय कम है तो रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। जो भी चीज़ें आपने इस पूरे साल भर में पढ़ी है, क्योंकि साल भर पहले ऑलमोस्ट हमको पता चल ही गया था कि ये एग्ज़ाम आने वाली है, राइट? तो उसी को आपने जो भी पढ़ा है उन सारी ही चीज़ों को आप रिवाइज करें, है ना। तो हमने एक क्लास ली थी, है ना, प्रीवियस जो सेशन हुआ था, है ना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाला सेशन हम लोग कंप्लीट करें 15 नंबर में जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने महिला और बाल विकास विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उसको खोला था, उसमें 6 स्कीम के बारे में फ्रंट पेज जो इसका मुख्य पृष्ठ था उसी पर 6 स्कीम बोली गई थी। 6 स्कीम में से सबसे पहली जो स्कीम थी उसके बारे में हमने पूरा यहाँ पर देख लिया, जो कि आंगनवाड़ी स्वास्थ्य योजना थी, राइट। वो पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारी स्कीम थी समेकित बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, इसमें से जो अभी एट प्रेजेंट हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, वही टॉपिक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। ठीक है, कोर्सेज अवेलेबल है, कोर्सेज आप विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन का हमने 55 नंबर का जो है उसके लिए 1500 क्वेश्चन की सीरीज रेडी कर ली है ना। वन लाइनर सीरीज रेडी हो गई है, शॉर्ट नोट्स रेडी हो गए, उन्हें भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। और कहीं से भी कोई भी डाउट आपको लगता है कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली ही स्कीम्स हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको शॉर्ट में PMMVY के नाम से जाना जाता है। कब लॉन्च किया गया था? 2017 को इसको इनिशिएट किया गया था, शुरुआत किया गया था। फिर मिशन शक्ति के तहत इस स्कीम को क्या कर दिया गया, 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण भारत के हर जिले में हर जगह इसको क्या कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे तो ये लॉन्च 2017 में हुआ है, लेकिन ऑफिशियली पूरे भारत में बात करें तो 2022 के मिशन शक्ति के तहत इसको फिर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, कौन से पोर्टल के थ्रू लॉन्च किया गया है या इसका जो देखरेख करता है वो कौन सा पोर्टल है? PMMVY सॉफ्ट के माध्यम से इसको हैंडल किया जाता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको पूरा हैंडल किया जाता है। ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, मातृ वंदना योजना मतलब माता की देखभाल वाली योजना होगी। इसमें जो भी गर्भवती महिलाएं होती, मजदूरी के समय उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो, किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए नगद प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही इसमें अगर दूसरे नंबर की बेटी होती है ना, दूसरे नंबर पर अगर बालिका का जन्म होता है तो प्रोत्साहन राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। प्रथम प्रसव पर राशि 5,000 रुपये 2 किस्तों में प्रदान की जाती है, और द्वितीय प्रसव पर यदि बालिका का जन्म होता है तो 6,000 का लाभ एक किस्त में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जैसे ही हॉस्पिटल में बेबी होता है, ठीक है, यहाँ पर 6,000 रुपये की नगद राशि प्रोवाइड की जाती है ना, ताकि जो भ्रूण हत्या है उसको भी यहाँ पर रोका जा सके, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, योजना के अंतर्गत पात्रता क्या होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की होनी चाहिए महिलाएं, 40% पूर्णतः दिव्यांग महिलाएं वो भी इसमें कंसीडर कर ली जाएगी, गरीबी रेखा, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत अगर कार्ड बनवा रखा है तो वो सारी महिलाएं जो है यहाँ पर इस योजना के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, योजना के अंतर्गत उपलब्धि अगर इसके अचीवमेंट देखें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 6,61,226 हितग्राहियों का इसमें रजिस्ट्रेशन किया गया है। ठीक है, और इस योजना में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व 5 वर्षों से निरंतर प्रथम रहा है। मतलब मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है, तो मातृ वंदना योजना जो है मध्य प्रदेश की लगातार 5 वर्षों से बेस्ट स्कीम है। मतलब इसमें कोई भी धोखाधड़ी वो नहीं है, सभी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, अब तीसरे नंबर की जो स्कीम थी जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिली थी, वो थी हमारी वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर को सखी सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाता है, पुलिस डेस्क हेल्पलाइन प्रोवाइड की जाती है, विधि सहायता चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा वन स्टॉप सेंटर उषा किरण केंद्रों में उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता प्रोवाइड की जाएगी। पीड़ित महिला एवं बालिका को तत्काल, आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जैसे चिकित्सा हो गया, मनोचिकित्सक जो परामर्श हम लोग लेते हैं, काउंसलिंग हो गई, वो सारी चीजें हो गई। ठीक है, कौन इसका लाभ ले सकती है, हिंसा से पीड़ित महिलाएं जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं भी सम्मिलित हैं, इन सबको यहाँ पर जो सुविधा है, सहायता है, वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार का लैंगिक अपराध होना है ना, तो फिर उसको बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थान के जो सेंटर्स है वहां पर उनसे जोड़ना, ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होगी। ठीक है,
अगला जो मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन था। घटते लिंगानुपात की समस्या की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए बालिकाओं की देखरेख करना, उनकी सुरक्षा करना, शिक्षा और लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आरंभ किया गया था। हर जिले हर गांव में आपको ये स्कीम मिल जाएगी। उद्देश्य क्या है? जेंडर सामाजिक लिंग जो है ना, या आधारित लिंग चयन को समाप्त करना, बालिका का विकास संरक्षण सुनिश्चित करना, शिक्षा की सहभागिता देखना, ये सारे इस स्कीम के बेनिफिट हो गए, उद्देश्य हो गए। ठीक है। योजना के अंतर्गत 918 से कम एसआरबी वाले जिलों के लिए रुपीस 40 लाख, 918 से 952 एसआरबी वाले जिलों के लिए 30 लाख और 952 से अधिक वाले जो जिले हैं 20 लाख प्रतिवर्ष का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। टोटल 15.10 करोड़ का बजट यहाँ पर रखा गया है। लेटेस्ट का ही करंट अफेयर से लेटेस्ट का ही डेटा है, वहीं से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ये लेटेस्ट के बजट की ही बात हो रही है। योजना के अंतर्गत क्षमतावर्धन करना, व्यवहार परिवर्तन संचार करना, प्रतिभागिता, पुरस्कार और सम्मान एवं नवाचार की गतिविधियां शामिल की गई। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर कोई भी इस स्कीम को लाता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट हो गई, कोई भी सरकार होगी, तो कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोग बात करें कि हमारे यहाँ पर ये जो योजना लॉन्च की गई है तो कितने अच्छे तरीके से की गई है, तो ये जिला वाइज ऐसा कंपटीशन होता है। ठीक है। जो जिला सबसे सर्वोच्चम सबसे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करेगा स्कीम को लोगों तक पहुंचाने में, सही लोगों तक उसको सुविधा पहुंचाने में, उसको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं महिला हेल्पलाइन नंबर, दैट इज 181। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास कंट्रोल रूम का संचालक दिनांक 1 सितंबर 2023 को भोपाल से होशंगाबाद रोड मिसरोद पर स्थित कैपिटल मॉल की तीसरी मंजिल के कक्ष पर किया जा रहा है। जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है कि भोपाल से इसको संचालित किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर क्या है इसका? 181 है। ठीक है। और साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1098 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हेल्पलाइन प्लस महिला हेल्पलाइन नंबर। ठीक है। अगला देखिएगा, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। ठीक है, हब फॉर एम्पावरमेंट वुमन मतलब महिला को सशक्त करने के लिए एक हब यहाँ पर संचालित किया गया है। इन शॉर्ट इसको किस नाम से जाना जाएगा? HEW के नाम से जाना जाएगा। महिलाओं के लिए संचालित योजना कार्यक्रम के समन्वय अंतर विभागीय अभिसरण हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर एक प्रोजेक्ट निगरानी आरंभ की गई है। स्टेट हब केंद्र सरकार एवं जिला हब से समन्वय करेगी। जो स्टेट का होगा वो केंद्र से और जिले से कनेक्टेड रहेगा, और आपस में कनेक्ट करते हुए महिला को और कैसे सशक्त बनाया जाए, है ना, और क्या क्या सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड की जाए, इसके बारे में डिस्कशन करना, है ना, उनको बोल सकते हैं ना जॉब से जोड़ना, उनका खुद को उनकी इनकम जनरेट करवाना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें कनेक्टेड रहेगी। अब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये चीज़ें हमारी आंगनवाड़ी से भी कनेक्टेड है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं पंचायत, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों जैसे ग्राम स्तरीय संस्थानों के कामकाज में महिलाओं की भागीदारिता बढ़ाना, ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना। ठीक है। शासन जो भी योजना लेकर आ रहा है उसके बारे में महिलाओं को बताना। ठीक है। तो ये हब वाली चीज हो गई। अब देखिए शक्ति सदन क्या होता है। भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वधार योजना एवं उज्ज्वला योजना का विलय किया जाकर मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सदन के नाम से एक नवीन योजना 14 जुलाई 2022 को लॉन्च की गई थी। ठीक है। मिशन शक्ति के नाम से ही इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उज्ज्वला योजना को मॉडिफाई करके क्या लाया गया? शक्ति सदन लाया गया। ठीक है। स्वधार गृह को शक्ति सदन के नाम से अब जाना जाएगा। ठीक है। योजना के संचालन में भारत शासन एवं राज्य शासन का जो वित्तीय अंश होगा वो 60-40 का होगा। ठीक है। भारत सरकार जो होगी 60% देगी, जो भी यहाँ पर पैसा खर्च होता है, व्यय होता है, और 40% उस सरकार राज्य सरकार देगी, मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है। योजना के मुख्य उद्देश्य में महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सक्षम वातावरण बनाना, महिला तस्करी की रोकथाम करना, अनैतिक व्यापार में महिलाओं सहित संकट में फंसी महिलाओं को विकट परिस्थितियों से निकालकर समाज की मुख्य धारा मेन स्ट्रीम से जोड़ना शक्ति सदन का कार्य होगा। ठीक है। ये स्वधार योजना और उज्ज्वला योजना का कॉम्बिनेशन है, उन दोनों को मिलाकर एक शक्ति सदन योजना यहाँ पर बनाई गई है। अब इसमें क्या किया गया? इसमें से कुछ प्रकार से सुधार गृह बनाए गए हैं, है ना, जिसमें जरूरतमंद महिलाएं अधिकतम 3 वर्ष तक निवास कर सकती है। ठीक है। विशेष परिस्थिति अगर कोई सिचुएशन है तो 5 साल तक वो उस घर में यहाँ पर रह सकती है। ठीक है। सारी सुविधाएं, कानूनी सलाह लेना, आश्रय, पोषण, सारी सुविधाएं इन सुधार गृह में प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है। चलिए अगला आता है और लास्ट वाला है सखी निवास महिला वसति गृह। ठीक है। कामकाजी महिलाओं को अपने मूल स्थान से बाहर सुविधाजनक व सुरक्षित आवास देने के लिए सखी निवास यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है। रहवासी कामकाजी महिलाओं को भोजन की सुविधा और अपने छोटे बच्चे के लिए दिवस देखभाल केंद्र की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। सखी निवास जो है इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करने हेतु स्टाफ में अधीक्षिका होंगे, कार्यालय सहायक होंगे, केयर टेकर होंगे, रसोईया होगा, गार्ड होगा, ये सारे हैं।
वर्तमान में हमारे 2 सखी निवास है, एक भोपाल में और एक इंदौर में। तीसरी ब्रांच भी इसकी इंदौर में बनने वाली है। ठीक है, तो जो कामकाजी महिलाएं होती है वो सखी निवास में निवास कर सकती है। अपने बच्चों की देखभाल के लिए डे केयर भी वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपन को 6 स्कीम दिखाई गई थी बाल विभाग वाले पर, महिला और बाल विकास वाले पर। ठीक है, वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर कुछ और स्कीम भी है जो कि हेल्थ से कनेक्टेड है और जो जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपने कई बार इस टाइप के क्वेश्चन करे होंगे ना कि हेपेटाइटिस प्रोग्राम जो है किस वर्ष लाया गया था, है ना। हेपेटाइटिस न्यूनता प्रोग्राम हो गया, पोलियो प्रोग्राम हो गया, फिर अपना टीबी वाला प्रोग्राम जिसके रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका भी आज अपन ट्राई करते हैं कंप्लीट कर ले, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ सन याद रखना है और कौन सा मिशन किससे कनेक्टेड है वो चीज़ याद रखनी है। तो देखो, अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट का वेबसाइट खोलेंगे तो उस पर आपको कई सारी स्कीम दिखेगी, जिसमें सबसे पहला आएगा आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दैट इज NHM। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ने वाले NHM नेशनल हेल्थ मिशन को पढ़ने वाले हैं। अब नेशनल हेल्थ मिशन में आपने देखा होगा अर्बन वालों के लिए अलग स्कीम है और रूरल यानी कि जो ग्रामीण एरिया है ना, शहरी एरिया और ग्रामीण एरिया, दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर पोर्टल प्रोवाइड किए गए। तो बेसिकली नेशनल हेल्थ मिशन में होगा क्या, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, टीकाकरण, टीबी, HIV, एड्स, मलेरिया, डेंगू, टीबी रोग जैसी बड़ी बीमारियों के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है ना, निःशुल्क सेवाएं यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो ग्रामीण रूरल हो। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। सबसे टॉप पर अगर कोई स्कीम चल रही है तो आप आयुष्मान भारत को समझ सकते हो। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, एक मिशन जिसकी योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाता है, क्रियान्वित करता है और जिसके लिए तकनीकी ढांचा भी प्रदान करता है। फिर आ जाता है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करने और रोकने के लिए तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम बनाया गया है। ठीक है, अब आप सोचोगे क्या सिर्फ इतना सा याद करना सफिशियंट है क्या, कि कौन कौन सी स्कीमें? नहीं, हर बीमारी से रिलेटेड आपको एक स्कीम मिल जाएगी। कैंसर की हो गई, जैसे आप ये देख ही रहे हो, तंबाकू की हो गई, हेपेटाइटिस, टीबी हो गया, आयोडीन के लिए हो गया, हर चीज़ के लिए इन्होंने एक एक स्कीम बना रखी है। तो अब अपन को क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जिसके रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके साल अपन याद कर लेते हैं। ठीक है, तो कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया है। जननी सुरक्षा योजना JSKY हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशु को मुफ्त सेवाएं जो है यहाँ पर प्रदान की जाती है। फिर आ जाता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें 10 से 19 आयु वर्ग के किशोरों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम इंक्लूड किया गया, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान कार्यक्रम, एक कार्यक्रम जो विशिष्ट रोग स्थितियों से निपटने के लिए बड़ी बहुराज्य परियोजनाओं को वित्त पोषित यहाँ पर करता है। ठीक है, जितनी भी अलग प्रकार की बीमारियां होती है जो कॉमन नहीं होती है, बहुत रेयर होती है, उसके लिए जो है एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया है। फिर आ जाता है आयुर्वेदिक आहार, एक कार्यक्रम जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि NHM के बारे में, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि सारी जो योजनाएं हैं वो इसी से जुड़ी हुई है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही आती है, जो कि स्पेसिफिक हम लोग अपने देश के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके दो पार्ट यहाँ पर हो गए। एक तो हमारा कौन सा हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आ जाएगा अपना NRHM, दैट इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो गया। दूसरा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन हो गया, यानी कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हो गया। दो स्कीम इसके अंदर अंतर्गत आती है, इसके अंडर में कंसीडर करी जाती है। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, इसकी जो योजनाएं लॉन्च करी जाती है NHM की, ये उप जिला और जिला स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाली सभी आय समूहों के लिए निःशुल्क योजना यहाँ पर प्रोवाइड करता है, फ्री सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं पहली स्कीम की यहाँ पर बात करूँ, इसमें 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट में अलग अलग प्रकार की स्कीम्स की बात करी गई है। ये ऐसे डिवाइड किया गया है कि मदर के लिए, है ना, नियोनेट छोटे बच्चों के लिए अलग, बूढ़े लोगों के लिए अलग, कुछ इस प्रकार से डिवाइड की गई है। तो सबसे पहली होती है रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड एंड एडोलसेंस हेल्थ। ठीक है, हिंदी में बता दूँ तो इसमें प्रजनन वाली आ जाएगी, मैटरनल मतलब माता के लिए आ जाएगी, नवजात बच्चे के लिए आ जाएगी, एक बालक के लिए आ जाएगी, और किशोर स्वास्थ्य से संबंधित सारी स्कीम आपकी स्क्रीन पर है। पहली स्कीम के नाम देख लो, फुल फॉर्म देख लो, क्योंकि फुल फॉर्म के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं कि कौन सा कब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जननी सुरक्षा कार्यक्रम, दैट इज JSSK। ठीक है, दूसरा आ जाएगा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, दैट इज RKSK।
ठीक है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अभी आपने पढ़ा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया। यूनिवर्सल टीका प्रोग्राम आप इसको कह सकते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया। मिशन इंद्रधनुष हो गया। जननी सुरक्षा योजना हो गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो गया, जो अभी आपको स्कीम में अपन ने देखा ही था, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पर। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यहाँ पर हो गया, दैट इज NSSK हो गया। परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कानून यहाँ पर हो गया, राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पर हो गया। और एक और होता है हमारा लक्ष्य करके, है ना। अब इस लक्ष्य का फुल फॉर्म है, थोड़ा सा नया है, याद जरूर से करना। दैट इज LA से अपना लेबर हो जाएगा, ठीक है। लेबर रूम, Q से क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो लेबर रूम होते हैं जहाँ पर डिलीवरी करवाई जाती है, उसको क्वालिटेटिवली इंक्रीज करना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी 10 स्कीम हो गई। कौन सी कब लॉन्च की गई थी वो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक बार सबके नेम देख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा हो गया, राष्ट्रीय किशोर हो गया, बच्चों के लिए हो गया, टीकाकरण हो गया, मिशन इंद्रधनुष हो गया, जननी सुरक्षा योजना हो गया, मातृत्व अभियान हो गया, नवजात शिशु हो गया, परिवार नियोजन हो गया। और लक्ष्य कार्यक्रम मतलब यहाँ पर प्रसूति कक्ष की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, ठीक है। चलिए, अब कौन सी कब की गई थी, तो अगर मैं शिशु की बात करूँ तो ये 2011 में लॉन्च किया गया था। गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त डिलीवरी सेवाएं, दवाइयाँ, जांच और परिवहन की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। जननी शिशु सुरक्षा, क्योंकि जननी मतलब माता, शिशु दोनों, दोनों की क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। राष्ट्रीय किशोर 2014 में लॉन्च किया गया था। किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित एक प्रकार का ये कार्यक्रम है, ठीक है। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में आ चुका था। आप इसे लाइन से याद कर लो कि पहले जननी और शिशु, माता और बच्चे की सुरक्षा की जाएगी। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा 2013 में उसकी सुरक्षा की गई। और जब वो किशोर बन गया तो 2014 में उसकी सुरक्षा के लिए भी कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च कर दिया। फिर आ जाता है अपना टीकाकरण प्रोग्राम। ये 1985 में लॉन्च हुआ था, जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त टीके का प्रावधान है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये भी 2014 में ही आ गया था। किशोरों के साथ ही छूटे हुए बच्चे और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण करना मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आता है। केवल जननी सुरक्षा योजना जो है 2005 में आ चुका था, जिसमें केवल गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव राशि यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। ये आई थी थोड़ी सी लेट, 2016 के अंतर्गत, ठीक है। 9 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, हर माह की 9 तारीख को जो है स्वास्थ्य जांच यहाँ पर करवाई जाएगी, ठीक है। नवजात शिशु सुरक्षा की बात करें 2009 में यह आया था। नवजात शिशुओं की देखभाल और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर आ जाता है अपना परिवार, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। ये काफ़ी पुराना है, 1952 का ये प्रोग्राम है ना। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। लक्ष्य कार्यक्रम 2017 में आया था, जिसमें प्रसव कक्ष और ऑपरेशन थिएटर की गुणवत्ता में यहाँ पर सुधार करना है, ठीक है। अगर इस समय से पहले किसी की डिलीवरी हुई है और अगर आपने लेबर रूम को देखा है तो आपने मतलब इमेजिन कर सकते हो बहुत बुरी हालत उस समय वहाँ पर होती थी। कोई क्लीनिंग यहाँ पर नहीं हो रही है ना। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट में भी क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए अपने राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, जो कि पोषण से कनेक्टेड है, न्यूट्रिशन से कनेक्टेड है और हमारा सब्जेक्ट भी यही है, तो डेफिनेटली ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम है, जिसको बोला जाएगा नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। दूसरा जो है माँ प्रोग्राम है, जिसमें मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम फॉर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। मतलब यहाँ पर छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको माँ नहीं है, जिनको माँ नहीं होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिनको छोड़ दिया गया है, ठीक है। और जो शिशु और छोटे बच्चे होंगे उनके लिए अफेक्शन प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, कि माता की तरह जो है उन बच्चों की क्या की जाए, देखभाल की जाए, ठीक है। तो दूसरा प्रोग्राम माँ प्रोग्राम हो गया। तीसरा फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। फिर आ जाता है एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आर्यन प्लस पहल। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने मेंशन कर सकते हो, 5 स्टार बनाकर आप इसको रख सकते हो। एनीमिया के लिए हो गया, आयरन के लिए हो गया और फॉलिक एसिड के लिए हो गया। ये मोस्ट कॉमन, इससे रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, आयोडीन की कमी वाला कब स्टार्ट किया गया था, तो 1992 में इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। गंडमाला जैसे रोग होते हैं उसको कम करने के लिए, लोगों में उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए, है ना, आयोडीन युक्त नमक को सेवन करने के लिए। फिर आ जाता है माँ प्रोग्राम, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। ये भी 2016 के अंतर्गत आया था। शिशुओं को स्तनपान कराने के महत्व को बढ़ावा देने और माता पिता को इसके लाभ को समझाने के लिए माँ प्रोग्राम को यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पर राष्ट्रीय फ्लोरोसिस प्रोग्राम। ये 2008-9 के अंतर्गत आया था। फ्लोराइड के अधिक सेवन से दांत और हड्डियां जो कमजोर हो जाती है, दांत जो खिलने लग जाते हैं, उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए।
फिर आ जाता है राष्ट्रीय आयरन प्लस इनिशिएटिव, ठीक है, NIPI, ये आया था अपना 2013 के अंतर्गत। एनीमिया से निपटने के लिए बच्चों, किशोर, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आयरन एवं फॉलिक एसिड की खुराक देने के लिए इस प्रोग्राम को 2013 के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर इसके अंदर आ जाते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है, इसको एक बार और हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में भी रिवाइज कर लेंगे क्योंकि सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज में अपना आ जाता है एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। दूसरा यहाँ पर आ जाता है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, ये बार बार पूछा जाता है, TB प्रोग्राम। तीसरा अपना लेप्रोसी, कुष्ठ रोग से रिलेटेड है। फोर्थ वाला जो है अपना वेक्टर बोर्न डिसीज जो होती है ना, इसको आप देख सकते हैं NVBDCP करके इसका शॉर्ट फॉर्म है, बाकी आप इसको वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। जो वेक्टर बोर्न यहाँ पर होते हैं उसकी वजह से उसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। अगला नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, दैट इज NACP, पल्स पोलियो प्रोग्राम। अगर आपने इनकी कभी PDF खोल के देखी ना गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट की, तो आपको समझ ही नहीं पड़ेगा क्या लिख रखा है, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट जितनी भी बीमारियाँ होती है ना उनको शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। फिर अब याद करने वाले को सारी चीज़ें याद होना चाहिए ताकि उस PDF का मतलब समझ पाए, राइट। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, ये कब लॉन्च किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन है। पल्स पोलियो का क्वेश्चन है, एड्स का क्वेश्चन है, लेप्रोसी का है, आपके पेपर में ही आप देख लेना, TB का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके ऑफिशियल वेबसाइट, आप ऐसा इमेजिन कर लो कि जो पेपर एग्जाम आपका पेपर बनाने वाला बैठा है ना वो बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है। बाकी एग्जाम्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, केवल अगर मैं फीमेल सुपरवाइजर का 2017 वाले पेपर की भी बात करूंगी ना, उन्होंने इतने डीप में जाकर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि उन्होंने PDF को आप ऐसा समझ लो कि रट रखा होगा। उस PDF में जो सबसे छोटी लाइन में जो लिखा होगा वो क्वेश्चन बनाकर उन्होंने पूछा है, मतलब आपको हर चीज़ का डिटेल नॉलेज चाहिए इस एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस करके, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध करके भी एक प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया। अब किसका क्या मीनिंग है एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, इसमें जो बताया गया है ये कब लॉन्च किया गया था, 2004 के अंतर्गत। संचारी रोगों की निगरानी और त्वरित नियंत्रण के लिए शुरू किया गया। संचारी रोग मतलब कम्युनिकेबल होंगे, एक दूसरे के संपर्क में आने पर, एक दूसरे के भोजन पानी के सेवन से जो है ये बीमारी फैलती है, ठीक है। तो इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। दूसरा है संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, 1997 में आया था। TB के प्रभावी उपचार और डॉट्स की रणनीति को लागू करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया। तब आपको डॉट्स याद आ रहा होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2017 के पेपर का कि डॉट्स जो है वो किसके लिए, वो TB के लिए। डॉट्स प्रोग्राम किसके लिए लाया गया था, TB के लिए। यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर आप देख सकते हो। 2020 में से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। पहले ये RNTCP था, अब इसको क्षय उन्मूलन कार्यक्रम कहा जाता है, दैट इज नेशनल, अपन बोल सकते हैं TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, ओके। चलिए अगला देखिएगा, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन प्रोग्राम, दैट इज NLEP, 1983 में आ गया था। कुष्ठ रोग का शीघ्र पता लगाने के लिए, लेप्रोसी का पता लगाने के लिए जो इस प्रोग्राम को लाया गया था। उन्मूलन मतलब एलिमिनेट करना, खत्म करना। अगला देखिएगा वेक्टर बोर्न डिसीज जो है 2003 में आया था, जो वेक्टर के कारण यहाँ पर होती है, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, कालाजार और जापानी इंसेफेलाइटिस जो होता है, इन रोगों की रोकथाम करना और उसको कंट्रोल करना। राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम 1992 में आया था, HIV एड्स के प्रसार को रोकने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस वायरल डिसीज के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर पल्स पोलियो कार्यक्रम आपको पता ही है 1995 में आया था। पोलियो के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स देना। हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2018 के अंतर्गत आया था, B और C के निदान, उपचार और रोकथाम करना, जो कि दूषित भोजन पानी वाला है, ठीक है। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम 2013 के अंतर्गत आया था, रेबीज से होने वाली मृत्यु को रोकने और उसकी रोकथाम करने के लिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नियंत्रण कार्यक्रम, एंटीबायोटिक दवाओं के अति उपयोग से उत्पन्न प्रतिरोध को कम करने के लिए और उसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको हल्का सा भी कुछ बीमारी होती है, वो बस एंटीबायोटिक मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके भी बहुत बड़े दुष्परिणाम यहाँ पर होते हैं। आपने देखा ही होगा इन 5 से 6 सालों में कई सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं जिनके ऊपर बैन लगा चुकी है गवर्नमेंट, राइट। तो उसी से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है अपना नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आपका टैबेको कंट्रोल प्रोग्राम आ जाएगा, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आ जाएगा। दूसरा अपना कैंसर प्रोग्राम आ जाएगा, दैट इज नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, ठीक है, जो हार्ट से संबंधित हो जाएगा, एक तो वो वाली चीज़ आपकी आ जाएगी। 1 सेकेंड,
देखो दिख रहा है, कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम लाया गया है। बस करना क्या है इन सबका, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी है, टाइम टू टाइम इसके जो है सेमिनार्स करवाने हैं, है ना, लोगों को इसके बारे में बताना है, कैसे इससे बचा जाए, कैसे हेल्दी डाइट रखी जाए, इनसे कनेक्टेड है। ठीक है, अगला देखिएगा, राष्ट्रीय व्यावसायिक रोगों के नियंत्रण उपचार के लिए कार्यक्रम। ठीक है, ऑक्यूपेशनल जो डिसीज होती है उसका उपचार कैसे किया जाए। फिर डिफनेस के लिए आ जाएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस, दैट इज NPPCD, है ना, जो राष्ट्रीय बाधिर प्रोग्राम यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसमें और कौन कौन से हैं, इसमें एक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आ जाएगा, एक अपना जो है ब्लाइंडनेस से यहाँ पर आ जाएगा, या जो विजन इम्पेयरमेंट होता है, कम दृष्टि यहाँ पर होती है, उसके लिए आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर जो आ जाएगा डायलिसिस के लिए आ जाएगा, डायलिसिस के लिए भी प्रोग्राम है। एक वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल प्रोग्राम है ना, राष्ट्रीय जलन चोटों की जो बर्निंग डिसीज होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी, जो अभी अपन स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी इसके लिए अलग से स्कीम बताई गई है। ठीक है, राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, सभी के लिए जो है यहाँ पर प्रोग्राम अलग अलग तरीके से लॉन्च किए गए। तंबाकू नियंत्रण जो है 2007 में लॉन्च किया गया था, इसकी जागरूकता के लिए। कैंसर मधुमेह हृदय के लिए 2010 में किया गया था, इसकी शीघ्र पहचान करना और इसका उपचार करना। अब ये नॉन कम्युनिकेबल है, ये सब कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल है, एक दूसरे के संपर्क से नहीं फैलती है। व्यावसायिक रोगों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान और खतरनाक वातावरण में काम करने वाले श्रमिकों को बचाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। जैसे कि कोल फैक्ट्री में काम करना, फैब्रिक इंडस्ट्री में, यहाँ पर जो अपन बोलते हैं ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना, तो इन लोगों को कैंसर होना और कुछ ऐसी कॉमन बीमारियां होती है जो बहुत ज़्यादा होती है, लंग इन्फेक्शन होना, है ना, तो इसकी अवेयरनेस के लिए। अगला देखना, राष्ट्रीय बाधिरता 6-7 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, जो सुनने की क्षमता से रिलेटेड है। ठीक है, अगला देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम 1982 में ये आया था। अंधत्व और दृष्टिहीनता 1976 में इसे लॉन्च किया गया था। डायलिसिस प्रोग्राम 2016 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। डायलिसिस वो किडनी के लिए है ना, किडनी को डायलिसिस सेवा यहाँ पर दी जाती है। वृद्धजन प्रोग्राम 2010 में किया गया था। ठीक है, सस्ती और आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए। जलन चोट बर्निंग प्रोग्राम जो है 2014 में यहाँ पर किया गया था। जलने से होने वाली चोटों की रोकथाम, उपचार करना और उनको अगर पुनर्वास चाहिए तो वो सुनिश्चित करना। ठीक है, राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 2014 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें मौखिक स्वास्थ्य में सुधार और दंत समस्याओं की रोकथाम में उपचार करना। ये भी बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पर होती है, जिसमें मुंह के साइड के होठ के आसपास के हिस्से कट जाते हैं, जिसको एंगुलर डिसीज हम लोग यहाँ पर कहते हैं। आपके पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन है एंगुलर डिसीज से रिलेटेड। कोणमुख यहाँ पर होना, कोणमुख पाक यहाँ पर होना, कई सारे नाम आपने देखे होंगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के लिए 2014 में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए, ओके, तो हमने कुछ बीमारियों से रिलेटेड सेशन जो प्रीवियस आपकी क्लास हुई थी उसमें कंप्लीट किया था। सारे प्रोग्राम जो जो भी स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की गई है ना, जो भी एलिमिनेशन प्रोग्राम हो गए, वो सारे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। कुछ मोस्ट कॉमन है, हेपेटाइटिस हो गया, टीबी हो गया, तंबाकू वाला हो गया। ठीक है, इसमें एक पोलियो वाला इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, उसका सन आप लिख कर ज़रूर से याद कर ले, और एग्ज़ाम जाने से एक दिन पहले आप उनको रिवाइज ज़रूर से कर ले। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है, बाकी कोर्सेज आपका वन लाइनर अवेलेबल है, 1500 क्वेश्चन का सीरीज़ अवेलेबल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते। कोई भी और डाउट रहता है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8770803840 पर। PDF आपको ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल जाएंगे, वहाँ पर भी हमने फ्री नोट्स डाल रखे हैं, वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।